चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान या फिर मास। अंग्रेजी में मास कहते हैं, हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। इसके सवालों को देखते हैं। एएलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, आरपीएफ में पूछा गया है, एसआई या कांस्टेबल। इसके अलावा आपके जेई में पूछा गया है। जो भी सवाल पूछे गए हैं वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और बाकी थोड़ी सी हो सकता है कि अब आवाज़ आने लगी हो डीजे वगैरह की, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गाइस वो विसर्जन चल रहा है ना, तो इस वजह से है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान जो है ये स्थिर होता है। गाइस अगर आप पृथ्वी पर हैं तो भी द्रव्यमान वही रहेगा, अगर आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो भी द्रव्यमान वही रहेगा। तो गाइस जो मतलब द्रव्यमान है इसके मान जो है वो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ओके, समझ लो थोड़ा सा। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए तो इस दिए गए ऑप्शन में द्रव्यमान आपका अलग है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो समय है, त्वरण है और गति है, ये आपके एक रेखीय गति के उदाहरण है, जबकि द्रव्यमान जो है आपका ये इससे अलग है। तो सी आंसर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है आपका वो है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो मेरे भाई किसी भी वस्तु के जड़त्व को मापने की इकाई जो है वो द्रव्यमान है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। देखिए, जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, और जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो वही जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापन या फिर जड़त्व जो है गाइस वो ही मापता है। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, आपका इनर्शिया या फिर जड़त्व। समझ लो थोड़ा सा, फिर से वही है। किसी भी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। अगला सवाल देखिए, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। फिर वही सवाल है, राइट हो जाएगा द्रव्यमान में। वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सवाल वही है, रिपीट है, तो मेरे भाई इसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। अब आपको ये बताना है कि इसमें द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 420 है। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है ये आपको बताना है। पहला देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। तो मेरे भाई ये तो द्रव्यमान की परिभाषा है नहीं। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ये भी नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने पर बदलाव से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, देखिए द्रव्यमान बटे आयतन ये जो होता है आपका, ये होता है इनर्शिया यानी कि आपका घनत्व, डेंसिटी, सॉरी घनत्व होगा, यहाँ पे जड़त्व नहीं घनत्व होगा। तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका घनत्व। देखिए समझिएगा, भौतिकी में किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व यानी कि उसका डेंसिटी कहते हैं, और इसे पी या फिर डी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो इकाई होती है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, या फिर P = m/b। मेरे भाई P के स्थान पे आप D भी कर सकते हैं, क्योंकि D का मतलब होता है डेंसिटी। अगला सवाल जो है आपके सामने वो है कि किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है।
किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान जो है ये क्या कहलाता है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो इसका द्रव्यमान है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आप जो ये भार है ये 200 न्यूटन, इसको आप ऊपर रखेंगे 200 और बटे में यानी नीचे आप रखेंगे जी का मान। जी का मान कितना है? 10। आप इससे 10 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे जो इसका मतलब द्रव्यमान है ये हो जाएगा 20 किलोग्राम। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका डी आंसर। अब देखिए 20 तो सभी में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन दिया गया है। न्यूटन वजन का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं होता। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। तो ईजी तरीके से आप डी आंसर वैसे भी बता सकते थे, किलोग्राम सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बल बटे त्वरण क्या होता है? मेरे प्यारे भाई, बल बटे त्वरण जो है ये क्या होता है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम जो कहता है वो होता है एफ बराबर एम ए, यानी बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये न्यूटन का गतिविषय का दूसरा नियम है और इसी से निकला है एम इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी द्रव्यमान बराबर बल बटे। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? अब मेरे प्यारे भाई, इसमें कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान। अगला सवाल देखिए, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, अब आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश की तो अगर आप समझो तो जो द्रव्यमान होता है ये होता है आपका मतलब जो द्रव्यमान होता है यानी यम होता है वो होता है, तो जो आपका द्रव्यमान होता है वो होता है W/G, है ना, ये होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे W यानी कि वेट जो दिया गया है वो दिया गया है 450 न्यूटन और G का मान तो 9.8 होता है, ये बात आप जानते ही हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस 450 को आप 9.8 से अगर आप इसको भाग देंगे तो यहाँ से पूरा कटेगा और यहाँ से ये बाहर जाएगा, और अगर आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो लगभग 45.9 किलोग्राम के आसपास आएगा। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि W बराबर जो होता है वो होता है mg, और अगर आप m का मान निकालेंगे यहाँ से तो m बराबर निकलेगा आपका W/G, ठीक है, ये आपका निकलेगा। अब यहाँ पे अगर आप m का मान निकाल रहे हैं तो W जो दिया गया है वो दिया गया है 980, यानी 980 यहाँ पे वॉट जो वजन दिया गया है, वेट दिया गया है 980 दिया गया है, और जो त्वरण है आपका गुरुत्वीय त्वरण ये है आपका 9.8। तो यहाँ पे आप 9.8 से जब इसको कट करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बार ले जाएंगे। 98 से जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो 100 kg आपका राइट होगा, यानी ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 kg। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ये नियत होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है और ये स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जो है ये नियत होता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मैंने इसको पहले भी गाइस आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से कहो तो कर देता हूँ। किसी भी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा यानी क्वांटिटी होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान या फिर मास कहते हैं। जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत यानी कांस्टेंट होता है, और जो वजन है ये कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय भी होता है। जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार परिवर्तित होता है। अगला देखिए, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स है और वेग 5 मीटर सेकंड इनवर्स है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। सवाल बहुत ईजी है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10 किलोग्राम। 5 को इससे भाग दीजिए, 10 किलोग्राम, ईजी तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि बल F यानी फोर्स F त्वरण एक्सीलरेशन A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा।
अभी थोड़ी देर पहले आप जानते हैं कि F बराबर जो होता है वो होता है ma। अब m का मान पूछ रहा है तो m यानी कि मास का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका, जो ये मतलब निकलेगा वो निकलेगा F/A। तो यहाँ पे बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, F/A ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगली जो टॉपिक है आपका वो है न्यूटन की गति के नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन की गति के नियम के जो सवाल दिए गए हैं अब उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके जो सवाल हैं न्यूटन के गतिविषय के नियम के, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन की गति के जो नियम हैं वो कुल मिलाकर के 3 नियम हैं। न्यूटन की गति के कुल मिलाकर के 3 नियम हैं। पहला नियम जो है वो है न्यूटन के गतिविषय का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है, तो देखिए जो न्यूटन की गति के नियम है या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो भी सवाल हैं आपके, ये थोड़े से मतलब टाइम टेकन है, मतलब लंबे लंबे सवाल हैं, है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन की गति के पहले नियम को निम्न में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है, ये आपको बताना है। अब अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश, तो न्यूटन की गतिविधि का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु गतिमान मतलब गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये है न्यूटन के गतिविषय का प्रथम नियम। अब समझो पहला ऑप्शन, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अगला देखिए, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। अच्छा, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। तो एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा सी आंसर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी भी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में होता है, परंतु जब बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। इस वजह से इसमें राइट होगा आपका जड़त्व का प्रथम नियम या गतिविषय का प्रथम नियम। अगला सवाल देखिए, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये किसके कारण होता है। तो अगर हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये जड़त्व के कारण होता है। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाई, गति का जो तीसरा नियम है ये वेग और स्थिति यानी कि ए आंसर स्थिति के बीच संबंध प्रदान करता है, क्योंकि गति का जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है, वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2as। ये होता है आपका गति का तीसरा नियम। अब मेरे प्यारे भाई, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, ये किस नियम को कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, ये किस नियम को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन की गतिविषय का दूसरा नियम, राइट हो जाएगा आपका सी आंसर। F बराबर ma यह गतिविषय के दूसरे नियम में ही बताया गया है। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो न्यूटन की गतिविषय का प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। गतिविषय के द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं और गतिविषय के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। मेरे भाई, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, अभी जस्ट मैंने बताया कि गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है।
देखिए, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ये तो पहला ऑप्शन हो, ये पहला नियम है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। और ऊपर क्या कह रहा है कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच बलों के संबंध की, नहीं भाई, राइट उत्तर जो होगा आपका ये सी आंसर होना चाहिए कि बल के प्रभावों को समझने में सहायक है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो सी आंसर राइट होगा ना कि ए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट होगा। तो जो भी डियर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का जो समीकरण है ये हो जाएगा F बराबर एम ए। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल देखिए, समीकरण F बराबर एम ए को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? सवाल बिल्कुल वही है। राइट हो जाएगा ए आंसर, न्यूटन के दूसरे नियम। तो F बराबर एम ए को न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, किस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? मेरे प्यारे भाई, अगर आप दीवार पे कोई बॉल फेंकते हैं तो वो वापस आपके पास आती है। ये न्यूटन के गतिविषय के तीसरे नियम की बात की जा रही है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी वस्तु को धक्का देंगे तो वह वस्तु भी आपको उतना ही धक्का देगी जितना आप उसको देते हैं। मतलब अगर आप अपने पड़ोसी को भाई पीटोगे तो पड़ोसी भी आपको पीटेगा। यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। मतलब अगर तुम मुझे मारोगे, भले ही आपने एक थप्पड़ मारा, मैं दो थप्पड़ मारूं, वो बात अलग है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये चल रहा है। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? अब देखिए, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही इसमें कौन सा है? मेरे प्यारे भाई, ये जो सवाल है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, समझो। पहला ऑप्शन देखो, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि बल जो है ये अलग अलग निकाय पर और विपरीत दिशा में होते हैं। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में एक ही निकाय नहीं होना चाहिए। बल अलग अलग निकाय पर और विपरीत दिशा में लागू होता है। तो बिल्कुल भाई सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बल अलग अलग निकाय और विपरीत दिशा में लागू होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के तीन नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? राइट हो जाएगा आपका न्यूटन के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। एक बार एक सरसरी नज़र से तीनों देख लीजिए। गति के दूसरे नियम, प्रथम नियम, तृतीय नियम। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों को प्रतिपादित किया था। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गति के तीनों नियमों को न्यूटन ने किस पुस्तक में व्याख्यायित किया था? तो ये उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में व्याख्यायित किया था 1687 में। पहला नियम गति का नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम जो है वो है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम जो है वो है कि किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अगला देखिए, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सर आइजैक न्यूटन ने गति के कुल मिलाकर के 3 नियम दिए, तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि न्यूटन की गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन जो है ये 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1687 में। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इजी सवाल है सारे, तो बी आंसर राइट हो जाएगा आपका न्यूटन ने। गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिए? न्यूटन ने। अगला देखिए, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, तो ये हो जाएगा लागू बल के समानुपाती होती है। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें गति के द्वितीय नियम जो हैं वो क्या दर्शाते हैं। सवाल समझने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर बताइए। पहला ऑप्शन देखिए,
प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल, ये गलत है, स्थिर नहीं रहेगी। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु पर एक समान गतिमान होगी, ये भी नहीं है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, हाँ, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है, ये बिल्कुल सही है। तो डी आंसर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। पहला देखिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, गलत। आपने गाइस देखा होगा, अगर कोई बस है और अगर वो चल रही है, मतलब एक स्पीड से चल रही है, अचानक उसमें ब्रेक लगती है तो आप पीछे की ओर थोड़ी, आप आगे की ओर गिरते हो। और गाइस जब आप आगे की ओर गिरते हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस के गतिमान की दिशा में ही आपका शरीर भी गतिमान रहता है, लेकिन बस अचानक रुक जाती है और आपका शरीर जो है गतिमान रहता है, इस वजह से आप आगे की ओर झुकते हैं। और अगर बस अचानक खड़ी है और अगर अचानक चलती है तो गाइस आप पीछे की ओर झुकते हैं। तो ये जो है आपका, ये यही ऑप्शन ए ही गलत दिया गया था। बाकी देखिए, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो गिर जाता है, भाई गिरेगा जरूर। जब एक घूर्णन करता हुआ पंखा बंद हो जाता है तो एक कुछ समय तक घूमता रहता है, ये भी बात सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झटका लगता है, ये भी सही है। तो ये आंसर गलत दिया गया था। अगला सवाल देखिए, 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड के पावर -2 को क्या कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, 1 न्यूटन, न्यूटन के नियम के अनुसार है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि तेज़ गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। क्योंकि वो घबरा गया है, नहीं। क्योंकि इसमें गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद है, नहीं। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, या फिर उसमें उसे सतर्कता मिलती, नहीं। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि एक राइफल से गोली चलाई जाती है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा जो होगी कम होगी। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। तो बी आंसर राइट आंसर। अगला समझ लीजिए, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई, द्रव्यमान यानी यम और त्वरण यानी ए के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे नियम के अनुसार है। अगला सवाल देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के विषय के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। रॉकेट लॉन्च करना। मेरे भाई, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए तो रॉकेट लॉन्च करना ये आपका जो है यही आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, जब एक नाविक आगे दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। जब एक नाविक आगे की ओर दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है, ये न्यूटन की गतिविधि के तीसरे नियम को दर्शाता है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रॉकेट लॉन्चिंग जो है न्यूटन की गतिविधि के तीसरे नियम को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, तृतीय नियम। नेक्स्ट अगला सवाल समझ लीजिए, सवाल है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के विपरीत दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नियम के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें कौन सा नियम लग रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गति का प्रथम नियम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर की ओर चली जाएगी। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, ये न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है। तो गाइस, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, ये न्यूटन की गतिविधि के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन। समझ लीजिए, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इसी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न में दिया गया उदाहरण बंदूक व गोली की क्रिया प्रतिक्रिया भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, रॉकेट लॉन्च करना, ये सब न्यूटन की गतिविधि के तृतीय नियम के ही उदाहरण हैं।
अगला देखिए, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों में लागू होता है। तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो अब देखिए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नाव से कूदेगा तो नाव पीछे की ओर जाएगी। न्यूटन के गतिविषय के तृतीय नियम की व्याख्या यहाँ पे हो रही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण। फिर से वही है मेरे भाई, तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गेंद क्या, ये गलत है। हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं, ये भी नहीं है। बस अचानक चलती है, झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना, डी आंसर राइट हो जाएगा आपका। रॉकेट लॉन्च करना ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। अगला देखिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के दूसरे नियम के F बराबर ma से व्याख्यायित किया जा सकता है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये बी बताया गया है, ये न्यूटन की गति के पहले नियम से। मेरे प्यारे भाई, ये सवाल जो है आपका, ये पहले और दूसरे दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग का नियम और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला सवाल समझिए, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात यन के घात th के समानुपाती होता है। यहाँ यन का मान क्या होना चाहिए। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यन का मान 1 होना चाहिए। अगला सवाल समझिए, सवाल समझिए। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला। तो भाई 50 किलोग्राम वाला आदमी जो है ये दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन से ही धकेलेगा ना। तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल देखिए, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद पर होता है। अब देखिए, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट जो है ये प्रणोद पर होता है। तो ये हो जाएगा आपका स्थिर। कैसा होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका, स्थिर होता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है कि स्थित या फिर गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसे हम जड़त्व कहते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा, जड़त्व कहा जाता है। अगला है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो मेरे प्यारे भाई, ताकि उसकी जो गति का जड़त्व है वो लंबी छलांग लेने में उसकी मदद कर पाए। इस वजह से भी आप देखते हैं कि धावक वगैरह जो होते हैं वो जब लंबी कूद या ऊंची कूद लगाते हैं तो गाइस वो पहले थोड़ी दूर दौड़ते हैं 150 मीटर, उसके बाद लंबी कूद लगाते हैं ताकि उनकी गति का जड़त्व जो है ये बढ़ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है समझिएगा, मेज़ पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। मेरे प्यारे भाई, मेज़ पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जो है ये जड़त्व के कारण नहीं हटता है। तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, जड़त्व के कारण। अगला देखिए, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। क्या हो जाएगा, जड़त्व कहा जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसका कारण ये है मेरे भाई, क्योंकि ये वही पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो बार बार एक्सप्लेन करना कोई ख़ास बात नहीं है, बार बार वही करूँ क्या मतलब है। तो आप गाइस एक बार देख ही लिए हैं, अच्छे से समझ लेना, बात खत्म। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसे गतिशील से रहने की क्रिया क्या कहलाती है। तो किसी भी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की क्रिया उसका जड़त्व कहलाती है। डी आंसर राइट। अगला सवाल देखिए, अगला है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। उसके जूते और ज़मीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है या फिर गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है गति की जड़ता ही उसे आगे बढ़ाएगी। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जड़त्व या फिर इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मेरे प्यारे भाई, जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो नियम दिया गया पहला नियम, उसे ही जड़त्व का नियम या इनर्शिया का नियम कहते हैं। तो ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, जब कार एक घुड़सवार, यहाँ पे ये घुमावदार है, तो जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। ये बल जो है किसके कारण होता है? तो ये बल जो है आपका ये होता है जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, जड़त्व के कारण। अगला देखिए, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। ये कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये न्यूटन के गतिविधि के तृतीय नियम को व्याख्यायित करता है। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई मेरे भाई, समझो फिर से। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गिलास सिक्का जो उस पर सिक्का आ रखा है वो गिलास में गिर जाता है। भाई कोई एक स्थिर है, जब उसको बाह्य बल से दिया गया भाई तो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा जड़त्व का नियम, पहला नियम होगा ना, ये तीसरा नियम कहाँ से हो जाएगा? तो बी आंसर राइट होना चाहिए था, पहला। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती हैं। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, और जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वो गति अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बना रहता है। इस वजह से यहाँ पे जड़त्व का नियम या फिर पहला नियम लगेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? मेरे भाई किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा? राइट होगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के मध्य। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपका फोर्स या फिर बल। ये आपका जो है ये आपका छठा टॉपिक है मेरे प्यारे भाई। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। बाकी मेरे प्यारे भाई, आप अच्छे से जानते हो कि आपके लाइक से, आपके शेयर सब्सक्राइब से मुझे अंदर से ऊर्जा मिलती है, तभी मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया।